नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा 2 अक्टूबर के परिप्रेक्ष्य में हो रही है और चर्चा का विषय गांधी जी के जीवन और राजनीतिक दर्शन है। और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी। नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और राजेंद्र सिंह जी नूतन मार्ग के प्रबंध संपादक भी हैं। तो राजेंद्र सिंह जी, आप जीवन बीमा के प्रशासनिक अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त जनवादी लेखक संघ के सचिव एवं बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया है और हमेशा उसमें लगे रहते हैं। जी पर अच्छी पकड़ है। हम और नूतन मार्ग के दर्शक जानना चाहेंगे गांधी जी के जीवन और उनके राजनीतिक दर्शन के बारे में अपना विचार रखें। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो कहाँ तक प्रासंगिक है? रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप आज गांधी जी के विचारों को लोगों तक ले जाने के लिए इतने उत्सुक हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है देश का, कहीं न कहीं देश गांधी जी को भूलने का प्रयास करते जा रहा है। हमारे नौजवानों के बीच, हमारे बच्चों के बीच, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों के बीच भी आज गांधी जी का जो एक मूल्य था, उस पर जो एक विस्तृत चर्चा लोगों के बीच होनी चाहिए ताकि उनका जीवन दर्शन बदले। ये बात का मैं अभाव आज समाज में महसूस कर रहा हूँ। आपने कहा गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी का जीवन दर्शन कई एक विश्वविद्यालयों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें भी समेटा नहीं जा सकता। गांधी जी एक पूर्णतः बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, जिन पर हजारों लोगों ने आज तक रिसर्च किया, लेकिन वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, उनको किनारा नहीं मिल पाया। गांधी जी एक समुद्र है और उस समुद्र में जिसने लोटा डाला वो लोटा भर पानी लेके आ गया, और जिसने बाल्टी डाला वो बाल्टी भर पानी लेकर के चला आया। उससे भी बड़ा अगर कोई उसमें बर्तन डाला तो उतना पानी लेके चला आया। लेकिन गांधी जी को पूर्णतः समझना किसी के बस का बात नहीं है। कहीं कहीं पर गांधी जी ने इस बात का विरोध किया है कि मुझे ईश्वर के तरह मान करके हमारी मूर्तियों को लगा के पूजा तक ही हमको सीमित न किया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गांधी जी बोलते हुए एक बार कह रहे थे कि मेरी बातों को सुनना आपका काम है, लेकिन उसको तर्क की कसौटी पर कस के आजमाना भी आपका काम है। ये नहीं है कि गांधी को भगवान मान लिया जाए और ऐसा समझा जाए कि गांधी जो बोल रहा है सब कुछ सच है। अगर आपको सच ढूंढना है तो गांधी के वक्तव्यों को, विचारों को तर्क पर के कसौटी पर कस के देखना होगा। आज का राजनीतिक परिदृश्य क्या है? आज का राजनीतिक परिदृश्य ये है कि आज एक राजनेता या आज एक आदर्शवादी व्यक्ति भी ये बार बार साबित करने का कोशिश कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इसको तर्क के कसौटी पर कसने का किसी को अधिकार नहीं। अगर कोई तर्क की कसौटी पर कसता है तो उस व्यक्ति को मालूम होता है कि ये मेरे विचारों में खलल पैदा कर रहा है, मेरे स्टैंड में खलल पैदा कर रहा है। और आज ऐसा प्रतीत होता है कि लोग एक बार फिर अंधविश्वास में जाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हमारा आदर्श कौन होगा? अगर कोई बोल रहा है तो उसमें कितने सच्चाई हैं, कितने झूठ हैं,
इसको तर्क की कसौटी पर कसने के लिए आज कोई भी राजनेता या इवन आपके आदर्शवादी लोग भी तैयार नहीं है कि हमको तर्क की कसौटी पर कसा जाए, लेकिन गांधी बराबर इस पर तैयार रहा करते थे। गांधी के जीवन का सबसे बड़ा दर्शन क्या था? उनके अपने नजरिए थे, उनके शासन व्यवस्था के बारे में उनका अपना नजरिया था। गांधी चाहते थे, गांधी के दिमाग में या दिल में राम राज्य की परिकल्पना थी। तो क्या है, लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, राम राज्य राम राज्य राम राज्य। गांधी की परिकल्पना में ये बात थी कि वो राम राज्य की प्रतिस्थापना देश में करना चाहते थे। राम उनके आदर्श थे। सारे धर्मों को बराबर नज़र से देखने के बावजूद राम उनके कण कण में इसलिए बसे थे कि शुरू से बचपन से ही उनको रामायण का पाठ पढ़ाया गया, भागवत का उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन गांधी एक विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे। वो संप्रदायवाद से या सांप्रदायिकता से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। गांधी के लिए जितने राम इम्पोर्टेंट थे उतने खुदा इम्पोर्टेंट थे, उतने ही उन्होंने ईसा मसीह और गौतम बुद्ध को लेकर के अपने जीवन में उनके आदर्शों को चला। और ये बात आज जो राजनीतिक परिदृश्य है जिस पर मैं बोल रहा था कि राम राज्य क्या है, इसका स्पष्टता गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में वर्णन किया है। साफ लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये दो शब्द में गोस्वामी तुलसीदास ने अगर राम राज्य की परिकल्पना गांधी के दिमाग में कोई थी तो परिकल्पना यही थी कि हमारे देश के नागरिकों को या दुनिया के लोगों को अगर राम राज्य की स्थापना की जाए तो उनको दैहिक दैविक मतलब कि उस आदमी को शारीरिक कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसका निवारण राज सत्ता के द्वारा ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। ये है दैविक बात। क्या आज राज सत्ता हमारे देश में, अभी कोरोना का युग है, लाखों लोग पड़े हुए अस्पतालों में, और मैं क्या देख रहा हूँ कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पतालों में कि नहीं है, बेड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लोगों को वेंटिलेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या इस पर आज की सरकार, वर्तमान की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की वो सरकार हो, क्या इस दैहिक ताप पर विजय पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है? तो अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं काम कर रही है तो इसका मतलब है कि गांधी के राम राज्य का आप बात तो कर रहे हैं लेकिन उस पर आप अमल ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है बाढ़, दैविक ताप है सुखाड़, दैविक ताप है भूस्खलन। ये दैविक ताप है। आज बाढ़ से करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हम अपने बिहार में जो देखते हैं, हमारी सरकारों ने, आज की सरकार ही नहीं पिछली सरकारों ने बाढ़ पर कोई भी सृजनात्मक काम नहीं किया है। हर साल बाढ़ आता है, करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, हर साल भाषण होते हैं, उनको रिलीफ बांटा जाता है, लेकिन जो एक काम होना चाहिए उस भौतिक ताप को, उस दैविक ताप को परमानेंटली रूट आउट करने के लिए जो काम होना चाहिए, कोई भी सरकार ये काम नहीं कर पा रही। और वही सरकार भाषण में राम राज्य की बात अगर करे तो मैं समझता हूँ कि वो गांधी के साथ गद्दारी कर रही है। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप है कि आदमी को अपने जीवन में खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए एक मकान चाहिए। क्या हमारी आज की सरकारें आज़ादी के बाद भी, 1947 से मैं बात कर रहा हूँ, जब बागडोर विभिन्न दल के लोगों के पास आया, क्या उन्होंने कोई ऐसा आमूल परिवर्तन व्यवस्था में इस तरह का किया कि एक गरीब के घर में रोटी का कोई अकाल न पड़े, उसको रहने का एक मकान मिल जाए, उसके स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए, उसको शिक्षा का प्रबंध किया जाए? अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो ये जो भौतिक ताप है मनुष्य के जीवन का, तो उसको कुछ
साधन चाहिए ताकि वो अपने जीवन को आसानी से चला सके। अगर गांधी ये कहते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक साहब यही तो है कि एक आदमी को रोटी नहीं मिल रहा। आज 73 साल की आज़ादी के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। एक छोटा सा, इसको आप एक बड़ा बीमारी भी कह सकते हैं, कोरोना आने के बाद हमारे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। उनको सरकार के द्वारा 5 किलो 7 किलो अन्न आज भी 73 साल के बाद पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ रही है। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। लोगों के बच्चों को आज भी, हिंदुस्तान के बच्चे, मैं सुबह उठ करके देखता हूँ, बच्चे 5 साल और 4 साल के बच्चे बच्चियाँ जो उनको स्कूलों में होना चाहिए, वो दूध ले करके घर घर लोगों के यहाँ पहुँचाते हैं। उसके बदन पर कपड़े शुद्ध नहीं, या तो पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है, जूता का तो सवाल ही नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि गांधी के राम राज्य पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, सीरियसली अगर सोचता तो आज 5 साल का बच्चा और 6 साल की बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, जिन्हें गर्मी के दिन में अपने घर में होना चाहिए, जाड़े के दिन में अपने घर में होना चाहिए, बरसात में अपनी झोपड़ियों में होना चाहिए, वो भीज करके तपती धूप में गाय चरा रही है। उनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, और हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। ये बात कभी भी, इसको ईमानदारी पूर्वक राजनेताओं के द्वारा अगर कहा जाता है तो अमल नहीं किया गया है, और राजनेता गांधी के नाम पर और राम राज्य के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देते हैं। गांधी की अपनी कुछ नीतियां थीं। गांधी जी इस देश को चलाना चाहते थे, किस आधार पर, क्या उनका और राज्य व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उनका क्या आगाज था, वो क्या चाहते थे। गांधी चाहते थे कि हमारे यहाँ कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, ताकि गाँव से शहरों की तरफ लोग पलायन न करें, गांव का समुचित विकास हो और वहाँ कुटीर उद्योग की स्थापना हो, और वहाँ छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाएं, छोटे छोटे कारखाने खोले जाएं, और तब उन पार्ट्स को ले आकर के शहरों में हेवी इंडस्ट्री लगा करके वहाँ पर केवल उनको कोलैबोरेट किया जाए। वो सामान लाए, बने तो सारे पार्ट्स गांव में बने, और उनका केवल यहाँ पर बड़ा काम करने के लिए उपयोग किया जाए शहरों में। अगर हमको जीप बनाना है, अगर हमको मोटरसाइकिल बनाना है, तो उसके पार्ट्स बनेंगे गांव में, लेकिन उसका केवल जोड़ होगा शहरों में। गांधी ये चाहते थे कि कुटीर उद्योग का अगर विकास नहीं होगा तो गांव के लोग शहरों के तरफ भागेंगे, और हिंदुस्तान के 200 या 300 शहर 5 लाख गाँव का भार नहीं संभाल सकेगा। ये 1944 में गांधी जी ने जब नेहरू जी के साथ राज सत्ता पर बहस की थी कि राज सत्ता कैसा होगा, तो उन्होंने ये बात नेहरू जी से कहा था कि तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, आने वाले 30 साल में गांव गरीब होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग गांव से शहर के तरफ भागेंगे, और जब शहर के तरफ लोग भागेंगे तो तुम्हारा 200 शहर 5 लाख गाँव का भार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज गांधी ने जो 1944 में ये बात कहा था, गांव के विकास के बारे में, कुटीर उद्योग के विकास के बारे में, लोगों के पलायन के बारे में, आज 100% साबित हुआ है। हर शहर आज नरक बन गया है, वहाँ गंदगी का ये है, और जिस शहर की कैपेसिटी 10 लाख लोगों को रखने की है, उस शहर में करोड़ों लोग जीवन बसर कर रहे हैं। कहीं झुग्गी है, कहीं झोपड़ी है, गंदगी है, और वास्तव में शहर इस 5 लाख गाँव के भार को संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए गांधी ने अगर 1944 में गांव को मजबूत करने की बात कही तो उस पर अमल किया गया होता तो आज हिंदुस्तान का स्वरूप कुछ और होता। और बात, हमारे आज़ादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आई, हमारे आज़ादी के बाद कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पूंजी की भी बात आई, लेकिन गांधी ने ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया था। गांधी इंडस्ट्री के बारे में ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि एक कंपनी में 3 लोग होंगे उसके मालिक, एक होगा लेबर यूनियन का आदमी, एक होगा सरकार, और एक होगी वो फैक्ट्री का मालिक होगा। एक फैक्ट्री का मालिक, एक श्रमिक संगठन का रिप्रेजेंटेटिव, और सरकार, ये तीनों किसी इंडस्ट्री के मालिक होंगे। और जब भी इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट होगा तो ये तीनों लोग मिल करके उसका फैसला करेंगे, और अगर उस फैसला
अगर वो तीनों लोग मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंचते हैं तो सरकार का फैसला अंतिम फैसला हो। हमारे लोगों ने ट्रस्टीशिप का बात नहीं माना, मिक्स्ड इकोनॉमी तक भी बात चल रही थी, लेकिन आज तो पूरे मार्केट इकोनॉमी में गांधी के सामने मनुष्य के चेहरे के खुशी के सिवा कोई भी उनका सिद्धांत नहीं था। मनुष्य के चेहरे को खुशहाल देखना चाहते थे गांधी, यही उनका एकमात्र, चाहे वो राम राज्य के माध्यम से हो, चाहे उनके किसी भी सिद्धांत के माध्यम से हो, गांधी का एक ही दर्शन था राजनीति के बारे में या जीवन के बारे में कि हर मनुष्य के गाल पर लाली होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन आज इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज क्या कहा जा रहा है? आज ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मजदूर नहीं, किसान नहीं और छोटे छोटे जो लोग हैं उनके पक्ष में नहीं, बल्कि आज ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मजदूरों के गाल पर झुर्रियां पैदा कर रहा है और पूंजीपतियों के गाल पर दोगुना चौगुना लाली प्रदान कर रहा है। इसलिए गांधी के आज इतने प्रासंगिक हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना कम। गांधी जी के स्वदेशी जागरण पर अपना विचार दें, क्या वो हम आज के देश में उनके स्वदेशी जागरण को हम अपना पा रहे हैं, देश अपना रहा है या नहीं? देखिए, गांधी जी का स्वदेशी जागरण क्या था? आज हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। आत्मनिर्भर भारत ही तो स्वदेशी जागरण है। आज हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर भारत ही तो स्वदेशी जागरण है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक चीन के साथ हमारे संबंध बीच में खराब हुए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आप लोग अपना अधिक से अधिक खिलौना बनाइए ताकि हमारे खिलौने हमारे बाजार में बिके, और हम चीन का जो खिलौना हमारे यहाँ 100% हम उस पर निर्भर कर गए हैं, इस पर आप लोग विचार कीजिए। और देखते ही देखते उनके अनाउंसमेंट के बाद इसी 2-3 महीने में हमने चीन को लगभग 35% खिलौने के मार्केट से गायब कर दिया। आत्मनिर्भर उनके स्वदेशी जागरण का मतलब ये था कि हम आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भरता ही किसी देश को मजबूत बनाती है। कोई देश कितने दिनों तक दूसरे देश पर डिपेंड करके चलेगा, चाहे वो हथियार लेना हो, चाहे वो अन्न का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। हाँ, हम कहीं ना कहीं इस बात में फेल कर रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो स्वदेशी जागरण जो चाहते थे, हमारा अपना एक राष्ट्रभाषा हो, ये स्वदेशी बात है। हमारी एक राष्ट्रभाषा हो जो पूरे हिंदुस्तान के लोग बोले। उन्होंने यहाँ तक कहा हिंदी इस देश की आत्मा है, तो वो एक स्वदेशी जागरण का एक पक्ष था। हमारे कुछ संस्कृति हैं, वो चाहे राम राज्य की संस्कृति की बात हो, या फिर हमारे महाभारत की संस्कृति की बात हो, या वैदिक काल के संस्कृति की बात हो, उस संस्कृति को आगे ले आकर के लोगों के हृदय में इनकलकेट करना और ये बताना कि हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से अलग है, यही तो स्वदेशी जागरण है। क्या हम इस काम को कर रहे हैं? हम अपने संस्कृति को दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। शुरू से ही हमने अंग्रेजी संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया। ये ठीक है कि अंग्रेजों ने बहुत दिन तक हम पर शासन किया, उनके संस्कार या संस्कृति हमारे बीच रहेंगे, उनको जाने में देरी होगी, लेकिन क्या उन संस्कृतियों को हटाने के लिए और हम अपने देश की संस्कृति अपनाने के लिए क्या हमने कभी ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया? केवल इसके हम कहीं ना कहीं उसके उलट काम कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों के कहीं ना कहीं हम उलट काम कर रहे हैं। हम अंग्रेजी दां होते जा रहे हैं। हम शिक्षा में गांव-गांव में, जहां हमारी मातृभाषा में शिक्षा होती थी, जहां हिंदी और संस्कृत में शिक्षा होती थी, बड़े बड़े विद्वान हमने अपने मातृभाषा में पैदा किया, उन शिक्षा को भी अंग्रेजी शिक्षा की तरफ धकेला जा रहा है। और स्वदेशी की बात भी हो रही है। क्या स्वदेशी? स्वदेशी खाना, स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी हमारा विचार, स्वदेशी संस्कृति, यही तो स्वदेशी जागरण है। अच्छा, जब देश आजाद हुआ उस टाइम जो देश के गद्दी पे जो बैठा, माने जो प्रधानमंत्री बना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश, तो जो भी हुए गांधी की विचारधारा से कहीं ना कहीं काफी वो नजदीक थे। उसके बावजूद भी वो
गांधी के विचारों को पूर्णतः लागू क्यों नहीं कर पाया? हाँ, देखिए थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री में दिखा वो सादगी। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के ही पसंद थे। गांधी के पसंदीदा व्यक्ति को ही इस देश की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं न कहीं उस समय के लेफ्ट विचारधारा के करीब पाए जाते हैं। वो रसिया से भी प्रभावित थे कुछ मायने में, और कुछ मायने में वो अमेरिका से भी प्रभावित थे। वो अमेरिका का हैवी इंडस्ट्री अपने यहाँ ले रहे हैं, तो रसिया का समाजवाद भी अपने यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा देश इन्हीं फार्मूला से विकास करेगा, हम अमेरिका और रसिया को साथ लेके चलना होगा। अमेरिका के फार्मूला पर उन्होंने हेवी इंडस्ट्री की स्थापना की। उन्होंने टाटा बिरला को लाइसेंस दिया कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां अपना चला सकते हैं, और समाजवाद के फार्मूले पर उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़ी चाहे वो बोकारो, दुर्गापुर, इस तरह के इंडस्ट्री को लेकर के आगे बढ़े। और उनके दिमाग में बात थी कि हम जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ उनको उसमें सफलता भी मिली, इसमें कोई दो बात नहीं है। बहुत कुछ सफलता मिली, लोगों का जीवन स्तर बदला, सरकारीकरण हुआ, कहाँ कोलियरीज, बैंकिंग्स, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये तमाम जो थे सरकार के अंडर में थे। इससे आदमी का जीवन सुधार हुआ। लेकिन गांधी का जो अपना एक फार्मूला था, उस फार्मूला को नेहरू जी पूर्णतः लागू नहीं कर सके। उस पर उन्होंने बहुत जोर नहीं दिया। जैसे कि कुटीर उद्योग गांधी जी की प्रथम प्राथमिकता थी। पंचायतों को मजबूत करना गांधी जी की प्रथम प्राथमिकता थी। लेकिन इन चीज़ों को नेहरू जी लागू नहीं कर सके। लेकिन एक बात और सोचने की ये है कि हम तुरंत आज़ाद हुए थे। आज़ादी के बाद एक तो वर्षों से मुगल हमारे शासक थे, दूसरी बात कि उसके बाद अंग्रेज हमारे शासन थे, विभिन्न रियासत थे यहाँ, उन सारे रियासतों को मिला करके एक इंडिया हिंदुस्तान बना। विभिन्न कल्चर के लोग, विभिन्न सोच के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। न अर्थतंत्र था, न आपको न्याय व्यवस्था का उचित तंत्र था, न शिक्षा का उचित तंत्र था। इन तमाम चीज़ों पर एक बारगी काम करना था। नेहरू जी के ऊपर इस देश को खड़ा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे इस जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ा, शिक्षा को आगे बढ़ा दें, लोगों को नौकरी मिले, गरीबों को अन्न मिले, खेती गृहस्थी भी आगे बढ़े, कैसे समाज का विकास हो। इन चीज़ों पर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन 15 और 17 वर्ष का समय, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद अगर कोई देश आज़ाद हुआ हो और उसमें तमाम सामाजिक विकृतियां हों, उसमें शिक्षा का कोई आधार नहीं हो, कोई मैकेनिज्म नहीं हो, उसमें विज्ञान पर कोई मैकेनिज्म नहीं हो, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कोई बात नहीं हो रही हो, उस स्थिति में नेहरू जी ने जितना काम किया अपने कम समय में, नेहरू जी को बहुत समय तो नहीं मिला। अगर बहुत दिन तक अगर ये देश गुलाम था तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी खोलना था, IIT भी खोलना था, JNU भी बनाना था, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना करनी थी, लोगों को नौकरी भी देना था, बैंकों को, बीमा को कैसे ठीक से चलाया जाए ये सोचना था। ये एक बहुत बड़ा काम था। आपको रजनीश जी ये बात जान के आश्चर्य होगा कि आज जिस वोट की आप बात कर रहे हैं, इस वोट की जो हम सुगमता पूर्वक आज वोट दे रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब पहली बार वोट की बात आई है तो ये वोट कैसे करा लिया जाएगा, लोग कैसे वोट डालेंगे, क्या बक्सा किस तरह का होगा, किस तरह उनके अंगूठे पर अमीट स्याही डाली जाएगी। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था इस पूरे प्रोसेस को कि उस समय सुकुमार सेन एक हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी बंगाल के, बंगाल सरकार के उप चीफ सेक्रेटरी थे और IAS ऑफिसर थे अंग्रेजों के ज़माने के, और वो
उस समय उस तारीख में वो अंग्रेजों के सरकार में सबसे ऊंचे पद पर थे। नेहरू जी सुकुमार सेन को बुला करके बोले कि इलेक्शन करवाना है, कैसे कराया जाए। और सुकुमार सेन के पीछे पर जो कठिनाइयां आई, ये चुनाव चिन्ह कब क्यों आया, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग इस बात को बड़ी इजीली बता देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, सॉलिड बात, जो किस तरह नेहरू जी के पास क्या प्रॉब्लम्स थे। सुकुमार सेन को उन्होंने कहा कि ये तुम जानो कैसे चुनाव होगा, पहला चुनाव। और उसके बाद जब वोटर लिस्ट बनाने के लिए सुकुमार सिंह लोगों के दरवाजे पर लोगों को भेजे, तो जानते हैं पर्दा नशीन औरतें अपना नाम नहीं बता पाती थी। क्या कहती थी, रजनीश सिंह की पत्नी लिख दीजिए। कहां से हम उठे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी नेहरू जी पर थी। वो औरत बोल रही है, उस औरत का नाम वो पूछ रहा है वोटर लिस्ट बनाने वाला व्यक्ति कि आपके क्या नाम है, तो पति का नाम है गार्जियन का रजनीश सिंह, बेटा का नाम, सबका नाम बता देती है। अगर वो अकेली वहां पर है तो उसका नाम पूछा जाता है तो नहीं बताती है, बोलती है कि लिख दीजिए रजनीश सिंह की पत्नी। यहां से हमने शुरू किया, यहां से। और चुनाव चिन्ह क्यों आया, क्यों आया चुनाव चिन्ह? हमारे देश में 80% लोग अनपढ़ थे। ये सवाल उठ गया कि अगर बैलेट पेपर बनाया जाएगा और बैलेट पेपर रजनीश सिंह, राजेंद्र सिंह, फलाना ठाकुर, फलाना मिश्रा लिखा जाएगा, तो कहाँ मारेगा वो मोहर? वो आदमी तो पढ़ना ही नहीं जानता है, इसलिए चुनाव चिन्ह डाल दो। हाँ नहीं, तब सुकुमार सेन के दिमाग में बात आई। वो पूरा एकदम एक कमेटी थी उनकी, चुनाव आयोग जो थी, उसमें बैठ करके इस सब चीज़ों पर किस तरह डिस्कशन होता था कि भाई यहाँ तो मोर देन 80% लोग अनपढ़ हैं, फिर ये नाम पर कैसे मारेंगे मोहर? बैलेट पेपर की परिकल्पना पहले, उसके बाद उस पर मोहर मारने की परिकल्पना। तब हुआ कि भाई देखिए, आप बरगद और गाय बछड़ा और ये धनुष और फलाना चिलाना ले आइए, कम से कम वो नाम नहीं समझेगा तो इस चीज को तो समझ के उस पर मार देगा मोहर। और वो चीज है। उसके बाद हुआ कि कोई दोबारा वोट नहीं डालने चले आ गए। अमीर स्याही का आविष्कार करने में और उसको सोचने में कितना समय लगा सुकुमार सिंह एंड कंपनी को कि एक ऐसा स्याही जो मिटे नहीं, बाएं हाथ अंगूठे पर लगाना होगा, बाएं हाथ में, ताकि फिर वो आदमी दोबारा देने नहीं आए। और बक्सा में डालना है, और वो बक्सा बनाने की जिम्मेदारी टाटा कंपनी को दी गई, गोदरेज को दी गई कि गोदरेज जो इतना बक्सा बनाएगा। वो कितना लंबा काम था। उसके बाद लोगों को ये आपको बताते हैं बाइस्कोप के माध्यम से, जो बाइस्कोप उस समय गांव में दिखाया जाता था, उसके माध्यम से सिनेमा में, शहरों में और गांव में प्रचार कर करके बताया जाता था कि वोट किस तरह डालना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। हम वहाँ से उठ करके यहाँ आए हैं। इसलिए हो सकता है कि पंडित नेहरू ने गांधी के सिद्धांतों को लागू करने में भूल किया, ये बात माना जा सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन पंडित नेहरू को एक बहुत बड़े संघर्ष के समय से गुजरना पड़ा इस देश को संवारने के लिए। और ये बात ठीक है कि बहुत सारे बातों में पंडित नेहरू ने गांधी की बात नहीं माना। अगर वो माने होते, कुछ भी बात में अगर माने होते पंडित नेहरू, उनके 50% बात भी उनका माने होते, तो देश का तस्वीर दूसरा होता। अच्छा, आप सब कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो चुनाव हुए हैं, उसमें चुनाव कराने में बहुत सारे मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, बहुत। जबकि आज़ादी से पहले भी तो चुनाव होते थे। हाँ, तो पहली चुनाव और उस समय के चुनाव और इस समय के चुनाव, माने जब भी पहला चुनाव हुआ, पहले चुनाव से लेकर के इतने दिन तक ये मशक्कत करना पड़ा, बार बार चीजें बदलनी पड़ी, बार वो बार। तो आज भी चेंज किया जा रहा है। बार बार, लेकिन उस समय आप सोचिए कि कितना बड़ा टास्क होगा। नहीं, बिल्कुल एक चैलेंज तो था ही। आप सोचिए कि कितना बड़ा टास्क था। अच्छा, गांधी जी की शिक्षा के प्रति क्या सोचती, कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? गांधी जी एकदम स्वदेशी शिक्षा के पक्षधर। गांधी जी पाश्चात्य शिक्षा के भी पक्षधर थे, लेकिन उनका स्वदेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर था।
उनको ये नहीं था कि ज्ञान कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही इंग्लैंड जाके ज्ञान अर्जन किया था। इसलिए उनको इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि शिक्षा इंग्लैंड के पैटर्न पर हो कि हमारे पैटर्न पर हो। लेकिन उनकी एक बात जरूर थी कि शिक्षा हमारे संस्कृति और हमारे मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाए, इस पर आधारित होनी चाहिए। सर, लास्ट में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि महामारी की इस भयावहता में और उससे जो उपजी वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए गांधी के ग्राम स्वराज कितना कारगर हुआ? अब तो आपको ये सवाल अब तो पूछने का आपने अच्छा ही किया पूछ करके, लेकिन इस सवाल का जवाब तो कोरोना संकट शुरू होने के बाद तुरंत आपको मिल गया है कि गांधी का ग्राम स्वराज कितना जरूरी है। क्योंकि कोरोना काल में जब सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, सारे कारोबार ठप हो गए, तो लोगों को गांव लौटना पड़ा, अपने अपने गांव। शहर से लोग गांव की तरफ आ गए और इमीडिएट सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा कि मनरेगा का बजट बढ़ाओ, यही हमको हमारे लोगों को रोजगार भी देगा और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करेगा। और तुरंत मनरेगा का बजट बढ़ाया गया, उनके काम के घंटे को बढ़ाया गया कि आप जाइए वहाँ अपने को रजिस्टर्ड कराइए और आपको 3 महीने की जगह 6 महीने काम मिलेगा, 5 महीने काम मिलेगा। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ग्राम स्वराज की जो बात कर रहे थे गांधी जी, वो आज कोरोना काल में बिल्कुल सत्य साबित हुआ है कि इसमें अगर किसी ने हमको संभाला है तो मनरेगा में ने हमको संभाला है कि मजदूर हमारा आकर के अपना पेट भर रहा है। उसकी जो आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, गांव में जब उसका बजट भेजा गया है, वहां पर उसको काम दिया गया है, तो निश्चित रूप से उसने आर्थिक, आज भी किसान ही अगर हमारा जीडीपी माइनस भी चल रहा है आज हिंदुस्तान का, तो कृषि क्षेत्र में ही हम इकोनॉमी में आगे हम कृषि क्षेत्र में ही आगे हैं। कृषि क्षेत्र का ही योगदान है। तो इसका मतलब ये हुआ रजनीश जी कि अगर ग्राम स्वराज की बात पहले से हुई होती तो संकट के घड़ी में हम कोरोना जैसे मार को संभालने में हमको समय तो लगेगा, लेकिन हम उतना नहीं प्रभावित हुए होते जितना हम आज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने गांधी जी पर अपने विचार को रखा।